चलो बेटा ध्यान दो। पिछले क्लास में हमने लोकेशन की बात की थी, ठीक है। और अब एक बार हमने मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट देखा था कि वैक्यूल के चारों तरफ क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज रहते हैं। लेकिन अगर हम उस क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट की बात करें तो 24 आवर में वो क्लोरोप्लास्ट अपना लोकेशन चेंज करता रहता है, अपने अरेंजमेंट को चेंज करता है। और उसका अरेंजमेंट ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी, कि लाइट की इंटेंसिटी कैसी है उसके अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है, और उसी को हमको डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे अगर लाइट की इंटेंसिटी हाई है, ठीक है, तो यहां पे हाई लाइट अगर अवेलेबल है, तो जब भी लाइट हाई अवेलेबल होता है तो अब याद करो पिछले क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फोटो सिस्टम पे जब लाइट पड़ रही थी तो सबसे बाहर कैरोटिनॉइड था। और कैरोटिनॉइड क्या कर रहा था, ठीक है, कि उसमें से कुछ एनर्जी को हीट के फॉर्म में बाहर निकाल रहा था। क्यों बाहर निकाल रहा था? क्योंकि अगर उतनी एनर्जी हमारे रिएक्शन सेंटर के मॉलिक्यूल के पास में चली गई तो रिएक्शन सेंटर का मॉलिक्यूल जो है वो डैमेज हो जाएगा, जिसको फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, उस पिगमेंट को लाइट चाहिए, ठीक है, लाइट मिलेगा तभी तो वो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन इतना भी लाइट ना मिले कि वो डैमेज हो जाए, तो उसको लाइट चाहिए भी और बहुत ज्यादा लाइट नहीं भी चाहिए। तो जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो हमारे पिगमेंट्स के डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। और इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका अरेंजमेंट थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे मान लो अगर ये हाई लाइट इंटेंसिटी आ रही है, ठीक, लाइट ऐसे आ रही है, और क्लोरोप्लास्ट अगर उसके परपेंडिकुलरली अरेंज हो गया तो मैक्सिमम सरफेस एरिया लाइट से एक्सपोज हो जाएगा। और मैक्सिमम सरफेस एरिया अगर लाइट से एक्सपोज होगा, ठीक है, तो लाइट ज्यादा इस पे पड़ेगा तो डैमेज होने का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब जब भी हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तो प्लांट क्या क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, लाइट जो आ रही है इंसिडेंट लाइट उसके पैरेलल अरेंज होता है। अगर ऐसे पैरेलल अरेंज होगा तो अब इतना ही सरफेस एरिया डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में आएगा। और जब डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में सरफेस एरिया कम आएगा तो डैमेज होने का चांस क्या हो जाता है, या हम कहें कि जो वॉल होती है उस वॉल के, ठीक है, पैरेलल अरेंज होता है, लेटरल वॉल के अलोंग अरेंज होता है। तो लेटरल वॉल के अलोंग ऐसे अरेंज हो जाते हैं जिसके वजह से लाइट जो इंसिडेंट लाइट है उसका, ठीक है, एक्सपोजर इन क्लोरोप्लास्ट पे कम हो पाता है और डैमेज होने का चांस कम हो जाता है, और इसी को एपोस्ट्रोफ कहते हैं। तो अगर पैरास्ट्रोफ, अगर अरेंजमेंट ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा, पैरास्ट्रोफ। दूसरा, ठीक है, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है, लो लाइट इंटेंसिटी है, तो लाइट की इंटेंसिटी लो हो गई। अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, ध्यान सुनना बेटा, तो अब डैमेज होने का तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन लाइट इतनी कम अवेलेबल है कि प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रही है जिससे फोटोसिंथेसिस हो सके, ठीक है। इसलिए अब मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश होगी। जब मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश होती है तो क्लोरोप्लास्ट इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलरली अरेंज होता है। जब इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलरली अरेंज होगा तो मैक्सिमम सरफेस एरिया लाइट से एक्सपोज होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया लाइट से एक्सपोज होगा उतना ही ज्यादा लाइट को वो एब्जॉर्ब कर पाएगा और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकेगा, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं एपिस्ट्रोफ, ठीक है। अब सुनना, अगर लाइट मॉडरेट है, मॉडरेट लाइट का मतलब हुआ कि लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि डैमेज हो, और लाइट एनफ अवेलेबल भी है। क्लोरोप्लास्ट कहीं भी रहे उनको एनफ लाइट मिलेगा और डैमेज होने का खतरा भी नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो रैंडमली कहीं पे भी अरेंज रह सकते हैं, और अगर रैंडम अरेंजमेंट है, वो कहीं पे भी अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, तो इसको एपोस्ट्रोफ कहेंगे, ठीक है। तो ये तीन अरेंजमेंट याद रखना है, पैरास्ट्रोफ, एपिस्ट्रोफ और एपोस्ट्रोफ, ठीक है। ये तीन टाइप के अरेंजमेंट क्लोरोप्लास्ट शो करते हैं। तो पूरे दिन में 24 आवर में क्लोरोप्लास्ट अपना अरेंजमेंट, अपना लोकेशन चेंज करता रहता है, क्योंकि 24 आवर में लाइट की इंटेंसिटी भी चेंज होती रहती है। जैसे अगर हम अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग की बात करें, वहां पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तो अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, एपिस्ट्रोफ, ठीक है। अगर मैं यही बात करूं, ठीक है, कि 7 से 8 बजे के, 7 से लेके, ठीक है, 9 बजे के बीच में लाइट की इंटेंसिटी मॉडरेट रहती है, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, एपोस्ट्रोफ, ठीक है। और अगर मैं बीच दोपहर की बात करूं, अभी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की बात करूं, 3 बजे तक की बात करूं, तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, डैमेज होने का चांस ज्यादा है, तो कैसा हो जाएगा, पैरास्ट्रोफ,
तो अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट चेंज होता है, और उसी को हमने यहां पर डिस्कस किया। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, ध्यान सुनना बेटा। हमने कल कहां तक क्या पढ़ा था और अब क्या पढ़ना है। हमने पिछले क्लास में, ठीक है, डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उनके टेक्निकल टर्म्स की बात की। फोटोसिंथेसिस कहां होता है इसकी भी बात की, लाइट रिएक्शन कहां होगा, डार्क रिएक्शन कहां होगा, ठीक है, इन सबको देखा हमने। थैलेक्वाइड को देखा, वो कहां पाया जाता है, थैलेक्वाइड का अरेंजमेंट कैसा रहता है, ठीक है, कहां पे फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है, पिगमेंट सिस्टम कहां पाए जाते हैं, इन सबको देखा। तो हमने लोकेशन देख लिया है। अब हमको प्रोसेस पढ़ना है बेटा, हमको पढ़ना है लाइट रिएक्शन, ठीक है। लेकिन लाइट रिएक्शन पढ़ने के पहले हमको पिगमेंट का अरेंजमेंट पढ़ना होगा। क्या हम फोटो सिस्टम के बारे में नहीं जानेंगे तो लाइट रिएक्शन पढ़ पाएंगे? तो लाइट रिएक्शन अगर मुझे पढ़ना है तो पहले हमको यह पढ़ना कि फोटो सिस्टम क्या होता है, जिसको क्वांटाजोम भी आपने सुना होगा, ठीक है, कि क्वांटाजोम क्या होता है, फोटो सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और उसको समझने के लिए पहले हमको पिगमेंट समझना पड़ेगा, कि फोटो सिस्टम बना किससे, पिगमेंट से। तो सबसे पहले हम पिगमेंट पढ़ेंगे कि पिगमेंट क्या होता है, कितने टाइप के पिगमेंट होते हैं, ठीक है, उनका केमिकल नेचर क्या होता है, उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, फिर जाके उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, फिर फोटो सिस्टम पढ़ेंगे, फोटो सिस्टम पढ़ लेंगे, फिर लाइट पढ़ेंगे, और लाइट और फोटो सिस्टम का फिर रिलेशन पढ़ेंगे। 3 ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक्शन स्पेक्ट्रा, और एक दोनों का जो ओवरलैपिंग ग्राफ है उसकी बात करेंगे। तब जाके हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं पिगमेंट की बात करें, तो एक बार इसको लिख लो, फिर हेडिंग करो पिगमेंट। और अब जो मैं आज पढ़ाऊंगा ये चीजें आपको मॉड्यूल में मिलना चालू हो जाएंगी। अब मॉड्यूल का सीक्वेंस यहां से पिगमेंट वाले सीक्वेंस से आप देख सकते हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप मॉड्यूल नर्चर वाला यूज नहीं करोगे, ठीक है। आपको जो नया मॉड्यूल मिला हुआ है, ठीक है, अचीवर वाला, आप वो मॉड्यूल यूज करोगे। अब जब भी आपको, हाँ, वो मॉड्यूल अचीवर में चलता है बेसिकली, ठीक है, नर्चर में वो मॉड्यूल नहीं चलता है, ठीक है। तो आप देखोगे दोनों मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें डिफरेंट भी होंगी, क्वेश्चंस भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी यही नया मॉड्यूल यूज करना है लास्ट तक। अब कभी भी नीट के एग्जाम तक यही मॉड्यूल यूज करना है आपको, ठीक है। तो ये जो नया मॉड्यूल मिला है इसी को आपको लेके चलना है, नर्चर वाले मॉड्यूल की बात अब आपको नहीं करनी है। चलो बेटा सुनना एक बार, देखो, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो है पिगमेंट। पिगमेंट क्या है पहले इसको समझते हैं। वो कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करे उसको पिगमेंट कहते हैं। वो कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास में ये एबिलिटी हो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, वो पिगमेंट कहलाता है। अब मैं कह रहा हूं कि वो अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट भी तो करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और जब किसी वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पिगमेंट जो होते हैं उनका एक पर्टिकुलर कलर होता है, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरे वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, एक्चुअल में पिगमेंट उसी कलर को रिफ्लेक्ट करता है, उसी कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अब पिगमेंट दो टाइप के होते हैं, एक सिंथेटिक पिगमेंट जो आप घरों में जो कलर वलर के लिए यूज करते हो, और एक बायोलॉजिकल पिगमेंट जो बायोलॉजिकल तरीके से बनाए जाते हैं, बायोलॉजिकल एंटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। और हम यहां पे बायोलॉजिकल पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनना, ये बायोलॉजिकल पिगमेंट भी दो टाइप के बेटा, ठीक है। एक होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और दूसरा होता है नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? वो पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करे और उस लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस में यूज कराए, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द
केमिकल एनर्जी, तो वो कोई भी पिगमेंट जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और उस एनर्जी को फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कराए, उसको स्टोर कराए, ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराए, ऐसे पिगमेंट को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। दूसरा, नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कुछ ऐसे भी पिगमेंट पाए जाते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब तो करते हैं, बट वो उस एनर्जी को फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज्ड नहीं कराते हैं, ठीक है, ऐसे पिगमेंट नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाते हैं। और इनका कलर बस, इनका काम बस कलर इंपार्ट करना होता है, ठीक है। जैसे कई सारे पिगमेंट होते हैं जो फ्लावर में कलर इंपार्ट करने का काम करते हैं, फ्रूट्स में कलर इंपार्ट करने का काम करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक दो एग्जाम्पल की बात करें, तो पहला एग्जाम्पल है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन एक वैक्यूलर पिगमेंट होता है, वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। एंथोस का मतलब होता है फ्लावर, ठीक है, तो ये फ्लावर में कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। और एंथोसाइनिन, ठीक है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। एक्चुअल में एंथोसाइनिन का कोई कलर फिक्स नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे अपना कलर चेंज करता है। ये कई बार ब्लू कलर का होगा, कई बार किसी और कलर का भी हो सकता है, पर्पल कलर का होता है। जैसा पीएच होता है वैसा कलर दिखाता है, ठीक है। तो ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, ये हमारे वैक्यूल में प्रेजेंट होता है, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। अगर ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोसिंथेसिस में कोई भी रोल इसका नहीं होगा, ठीक है। तो एंथोसाइन हो गया। दूसरा हो जाता है एंथोजेंथीन। ये एंथोजेंथीन पर्पल कलर का पिगमेंट होता है, ये भी नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है। अगली बात करें, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो होता है, ठीक है, ये ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और ये भी प्लांट में पाया जाता है, प्लांट के लीफ में पाया जाता है, लेकिन इसका काम फोटोसिंथेसिस कराना नहीं होता है। ये लाइट को जब एब्जॉर्ब करता है तो ये फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है। जो फ्लावर होता है, फ्लावर कब होगा कब नहीं होगा, तो फ्लावरिंग को प्रमोट करने वाला पिगमेंट है, इसके वजह से प्लांट में फ्लावरिंग होता है। तो हमको इस चैप्टर में इन पिगमेंट्स की बात नहीं करनी, और भी है, हिमेटोक्रोम है, और भी बहुत सारे पिगमेंट हैं। हमको इन पिगमेंट्स की बात यहां पे नहीं करनी है। हम बात करने जा रहे हैं किसकी? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। अब चलो बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। ध्यान सुनना, एक ग्रुप है फैट सॉल्युबल पिगमेंट, एक होता है फैट सॉल्युबल पिगमेंट, और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं पहले वाटर सॉल्युबल पिगमेंट की, वो पिगमेंट जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और वाटर सॉल्युबल पिगमेंट का एग्जांपल है, ठीक है, फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन्स, ठीक है, एलोफाइकोसाइनिन, ठीक है, एलोफाइकोसाइनिन, ठीक है। ये सभी, ठीक है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, और इनको आपने पढ़ा होगा कहां पे? डाइवर्सिटी में। जब प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ा होगा वहां पे आपने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा होगा, और साइनोबैक्टीरिया में ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका यूज यहां पे हायर प्लांट के फोटोसिंथेसिस में कोई रोल नहीं है। हम यहां पे पढ़ क्या रहे हैं? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे वाटर सॉल्युबल पिगमेंट का कोई रोल नहीं है। मैंने जो फोटो सिस्टम बनाया था, क्या इसमें कहीं मैंने फाइकोबिलिन की बात की थी? क्या मैंने फाइकोसाइनिन की बात की थी? क्या फाइकोसाइनिन की बात की थी? हमने उसकी बात नहीं की थी। तो जो फाइकोबिलिन्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ये, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, वहां फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बट हमको हायर प्लांट्स में पढ़ना है, यहां इनका कोई रोल नहीं है। अब आते हैं अपने मेन पिगमेंट पे, जो फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, और ये हमारे हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, और ये दो टाइप के हो गए। अब सुनना बेटा, इसमें पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक वाटर सॉरी फैट सॉल्युबल पिगमेंट होता है, और दूसरा है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड। अब चलो, हमने जो फोटो सिस्टम बनाया था, उस फोटो सिस्टम में आपने कैरोटीनॉइड भी देखा और आपने क्लोरोफिल भी देखा। दैट मीन्स यही दो पिगमेंट हैं जो कि हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। यानी हमको इस चैप्टर में इन्हीं दो पिगमेंट के बारे में डिस्कस करना है, हमारा फोकस इन्हीं दोनों पिगमेंट पे होगा। अब चलते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल की बात करते हैं। क्लोरोफिल, ठीक है, कई टाइप का होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए की बात की, क्लोरोफिल बी की बात की, क्लोरोफिल सी की बात की, क्लोरोफिल डी की बात की। इसके अलावा बैक्टीरिया में भी बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, बैक्टीरियोविरिडीन, ठीक है, ऐसे पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी,
ये मेन 4 पिगमेंट हो गए, क्लोरोफिल हो गए, ठीक है। अब आते हैं कैरोटिनॉइड की। कैरोटिनॉइड की बात की जाए तो कैरोटिनॉइड भी हमको 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। पहला होता है कैरोटीन और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, तो कैरोटिनॉइड 2 टाइप का, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, और क्लोरोफिल 4 टाइप का, ए बी सी और डी। अब सुनना, इसमें से एक बार हम क्लोरोफिल ए के थोड़ा सा केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं। तो क्लोरोफिल ए का केमिकल फॉर्मूला होता है C55, बताओ, H72, ठीक है, फिर O5, ठीक है, N4Mg, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है क्लोरोफिल ए का। अब क्लोरोफिल बी की बात की जाए तो क्लोरोफिल बी होता है C55H72 का कर दो 70, ठीक है, और O5 को कर दो 6, यानी यहां से 2 घटाओ, यहां 1 बढ़ा दो, ठीक है, ये हो जाएगा N4Mg, ठीक है। अब बात करते हैं कैरोटीन की। कैरोटीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है C40H56, और जेंथोफिल की बात करें तो जेंथोफिल होता है C40H56O2, ठीक है। अब सुनना बेटा, यहां पे कैरोटीन को हम प्योर हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। कैरोटीन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जब इसी कैरोटीन का ऑक्सीजनेशन होता है, इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है मॉलिक्यूल, तो क्या बन जाता है? जेंथोफिल। दैट मीन्स बायोसिंथेटिक पाथवे दोनों का सेम है। जब बायोसिंथेसिस होती है तो पहले कैरोटीन बनता है, और फिर उसी कैरोटीन का ऑक्सीजनेशन होता है तो क्या बनता है? जेंथोफिल बनता है, ठीक है। अब हमने फोटो सिस्टम जो पढ़ा उसमें क्या क्या देखा था इसमें से, तो याद रखो, सबसे पहले कैरोटिनॉइड देखा था, और उस कैरोटिनॉइड की लेयर में कैरोटीन भी होता है और जेंथोफिल भी होता है। इन क्लोरोफिल में से क्लोरोफिल ए देखा था, क्लोरोफिल बी देखा था, सी और डी वहां पे। तो हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात की जाए तो हायर प्लांट के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, कैरोटीन होता है और ज़ैंथोफिल होता है। इतनी चीजें पाई जाती हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ पे, उसको एक्सप्लेन करते हैं यहां से। एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम एक लीफ को लें, ठीक है, और इसमें से पिगमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी करें, ठीक है। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है समझना बेटा। इसमें क्या होता है, एक ऐसे क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को हम एक लिक्विड में डिप करते हैं, ठीक है। सुनना, यहां तक हमने लिक्विड लिया, लिक्विड यहां तक ले लिया। अब लिक्विड में जब डिप करोगे तो आपको पता है कि ये लिक्विड धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान सुनना बेटा। इस लीफ को लिया, इस लीफ को क्रश कर लिया, इसका एक पेस्ट बना लिया। इसमें वो सभी पिगमेंट होंगे जो लीफ में पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए भी होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा, कैरोटीन भी होगा और ज़ैंथोफिल भी होगा। अब इन पिगमेंट्स को हम यहां रख देंगे, ग्रुप ऑफ पिगमेंट को। जब ये सभी एक साथ थे तो लीफ हमको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही थी। कैसे दिखाई दे रही थी? अब मुझे हर पिगमेंट को अलग अलग सेपरेट करना है और सबका अपना अलग इंडिविजुअल कलर देखना है, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब सुनना, जब ये लिक्विड नीचे से ऊपर जाएगा तो इस लिक्विड के साथ वो पिगमेंट भी तो चलना चालू करेंगे, वही इलेक्ट्रोफोर्सिस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सुनना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो दूर तक जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो पीछे रह जाएगा। बात समझ गए? अब मुझे बताओ, यहां पे चारों पिगमेंट हैं, इन चारों पिगमेंट में से सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है? कैरोटीन का, ठीक है। तो सबसे दूर कौन जाएगा? कैरोटीन। तो यहां पे कैरोटीन सबसे दूर आ गया, ठीक है। कैरोटीन के बाद, ठीक है, फिर आ जाएगा ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल के बाद क्लोरोफिल ए की क्लोरोफिल बी, हाँ, ए। बी में देखो O6 है, ठीक है, यहां पे O5 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा? ठीक है, यहां पे O6 है, बात समझे? ठीक है, तो ये O6 है तो ये नीचे रहेगा, ये जाएगा क्लोरोफिल ए। कौन आएगा? क्लोरोफिल ए। और फिर सबसे नीचे कौन आएगा? क्लोरोफिल बी। बात समझ गए बेटा? अब सुनना, जब सब एक साथ मिक्स थे तो इन्होंने कैसा कलर दिया? ग्रीन कलर। अब सब जब अलग हो जाएंगे तो सबका अपना इंडिविजुअल कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो याद रखना, क्रोमेटोग्राफी पेपर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में एनसीईआरटी की लाइन है, क्रोमेटोग्राफी पेपर पे क्लोरोफिल बी जो होता है इसका कलर आता है येलो ग्रीन, ठीक है, येलो ग्रीन कलर का होता है।
ठीक है। क्लोरोफिल ए की बात करें तो इसका ब्राइट या फिर ब्लू ग्रीन कलर का आता है। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन कलर देता है। ठीक है, ब्राइट ग्रीन या फिर ब्लू ग्रीन। अगर हम जैंथोफिल की बात करें तो जैंथोफिल येलो कलर का होता है। और कैरोटीन की बात करें तो ये येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है, ये कलर देने का काम करता है। ठीक है, ये कलर देता है। इस तरीके से जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये क्या हो गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो हायर प्लांट्स में कितने पिगमेंट होते हैं हमको पता चल गया। तो हमने कैसे पता किया कि इन सभी पिगमेंट में से हायर प्लांट में कितने पिगमेंट पाए जाते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी से। हमने जब पेपर क्रोमेटोग्राफी किया तो इस लीफ में जितने पिगमेंट थे वो सभी अलग हो गए। हमको चार डिफरेंट कलर हमको देखने को मिला। इससे कंफर्म हो गया कि चार टाइप के पिगमेंट होते हैं और सबका कलर हमने अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिया बेटा। ठीक है, इस तरीके से अब हमको दो मेन पिगमेंट डिस्कस करने हैं डिटेल में, एक तो क्लोरोफिल और दूसरा कैरोटीनॉइड। तो अब हम पहले बात करेंगे किसकी? क्लोरोफिल की। तो पहले हम क्लोरोफिल की बात करेंगे पूरा डिटेल में, फिर हम कैरोटीनॉइड की बात करेंगे। और क्लोरोफिल में भी हमारा मेन फोकस किस पे होगा? ए और बी के ऊपर। बात समझ गए? लिख लिया? नहीं लिखा? जल्दी लिखो, जल्दी। 5 को बिलीन ही लिखो, इसके एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। 5 को बिलियंस, 5 को की बहुत सारी एग्जाम्पल, 5 को साइन, लो 5 को साइन, 5 को रिथ्रीन। वो आपने डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, हाँ डिस्कस करते हैं। और रोज अब जितना मैं पढ़ाऊंगा आप जाके घर उसको रोज याद करते जाना। आज मैं अगर पिगमेंट पढ़ा रहा हूँ तो पिगमेंट में जितनी चीजें डिस्कस होंगी एज सच उसको पूरा याद कर जाना है बेटा। ठीक है, क्योंकि अब आपको फिर दोबारा नहीं मौका मिलेगा कि आप 11th पढ़ो। तो जितने कंसंट्रेशन के साथ यहाँ सुनोगे, जाके तुरंत रिवाइज करोगे, ठीक है, उतना ही आपको फिर टाइम मिलेगा 12th वाले पार्ट को रिवाइज भी करना है। और बोर्ड भी आपको देना है, नीट के लिए भी तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब जो गलतियां आपने कर दी, बहुत सारे लोगों ने 11th में क्लासेस ढंग से नहीं की हैं। ठीक है, तो वो गलती फिर से दोबारा ना हो। और कुछ लोग, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलती कर रहे हैं। ठीक है, जैसे भीम सिंह सर भी पढ़ा रहे हैं 11th, तो वो भी बताते हैं मुझे कि आपका 11th में रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक है, तो प्लीज वो गलती फिर से ना दोहराओ। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ बैठ के पढ़ो। आप पहले दिमाग में ब्लॉक बना लोगे कि मुझे समझ में नहीं आएगा, या मुझे नहीं पढ़ना है, या मुझे आता है। अगर ये भी सोच के बैठोगे मुझे आता है तो नहीं समझ में आएगा। तो आप ये सोच के बैठो किसी भी क्लास में कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है, मैं सीखने के लिए बैठ रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे सीखोगे तो आपको फिर से सारी चीजें इसी साथ पढ़ते के साथ ही सारी रिवाइज हो जाएंगी, तैयार भी हो जाएंगी। ठीक है, और आपके नीट में परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 11th से भी क्वेश्चंस उतने ही आएंगे लगभग। ठीक है, जितने 12th से। हालांकि 12th का वेटेज हमेशा थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, कई बार 60% होता है 12th का वेटेज, कई बार 55% होता है एग्जाम में। बट अक्सर 11th से 12th का वेटेज हमेशा नीट में ज्यादा रहता है। चलो बेटा, ये हो गया ना ये वाला।
चलो ध्यान दो, सुनना एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनना। हमने कहा पिगमेंट वो कोई भी कंपाउंड जिनके पास में एबिलिटी है कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने के, उनको पिगमेंट कहते हैं। ये दो टाइप के पाए जाते हैं बायोलॉजिकल ग्रुप में, ठीक है। एक नॉन फोटोसिंथेटिक, दूसरा फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक वो हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब तो करेंगे बट उनका यूज फोटोसिंथेसिस में नहीं होगा, ठीक है। जैसे एंथोसाइनिन, एंथोजैंथीन, फाइटोक्रोम, ठीक है, हिमेटोक्रोम, ठीक है। इनकी बात हमको इस चैप्टर में नहीं करनी है। आते हैं फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फर्दर दो टाइप के, ठीक है। एक फैट सॉल्युबल, दूसरा वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल का एग्जांपल क्या हो गया? फाइकोबिलिन्स। और ये हम कहां पढ़ेंगे? साइनोबैक्टीरिया में। ये भी कई टाइप के होते हैं, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। इनका भी कलर अलग अलग होता है। ये आप हम प्लांट डाइवर्सिटी में डिस्कस करते हैं, वहां डिस्कस करते हैं, तो यहां इसकी भी बात हमको नहीं करनी है। आगे आते हैं फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड। क्लोरोफिल कितने टाइप का? क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी। और कैरोटिनॉइड दो टाइप का, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी किया, ठीक है। तो हायर प्लांट्स के लीफ से हमको कितने टाइप के पिगमेंट मिले? चार टाइप के। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। यहीं से हमने कंफर्म किया कि कौन कौन से हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, और सबका अलग अलग कलर आया। क्लोरोफिल ए का कलर ब्राइट ब्लू या फिर येलो ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है। क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन, ठीक है। ज़ैंथोफिल का येलो कलर और कैरोटीन का येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है। अब आते हैं क्लोरोफिल की बात करते हैं, ध्यान सुनना बेटा, ठीक है। क्लोरोफिल की बात की जाए तो क्लोरोफिल प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। पहले प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले और ऑक्सीजनिक, ठीक है। कई सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं एज ए बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, ऐसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये दो बैक्टीरिया ऐसी होती हैं, इनमें जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सल्फर एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है, क्योंकि यहां पे H2S इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वाटर इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता है। जब वाटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तभी ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। यहां पे H2S होता है, इसलिए सल्फर एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है एज कंपेयर टू द वाटर, ठीक है। और ये जब हम अर्ली एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे वहां पे ये बात हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अब सुनना बेटा, इनमें पहले समझते हैं पिगमेंट पाया कहां जाता है। तो जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होती हैं, इनमें एक तो होता है सेल वॉल और एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहा जाता है क्रोमेटोफोर। क्या कहा जाता है? क्रोमेटोफोर। फोर का मतलब होता है रखने वाला, क्रोमा का मतलब कलर, यानी वो स्ट्रक्चर जो कलर रखता है। और जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। अब इसमें, ठीक है, दो टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मेनली देखने को मिलते हैं। एक होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और दूसरा होता है बैक्टीरियोविरिडीन। तो बैक्टीरियोविरिडीन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये दो यहां पे प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स कि इन बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल होता है वो नॉर्मल क्लोरोफिल से अलग होता है, जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। बात समझ गए? तो यहां पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा। अब आते हैं, ठीक है, ऑक्सीजनिक। प्रोकैरियोट में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, यानी ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन निकलेगा, जैसे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होता है और वो होता है क्लोरोफिल ए। कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। अब सुनना, प्रोकैरियोट में एक और ग्रुप होता है प्रोक्लोरोफाइटा। प्रोक्लोरोफाइटा के जो मेंबर होते हैं इनके पास भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनमें क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ए और बी दोनों होता है, ठीक है। तो प्रोक्लोरोफाइटा में ए भी होगा और बी भी होगा। अब आते हैं यूकैरियोट। जितने भी यूकैरियोट होते हैं वो सभी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। कोई भी ऐसा यूकैरियोट नहीं है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो और ऑक्सीजन ना निकले। हर यूकैरियोट में फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा ही निकलेगा। तो सारे ऑक्सीजनिक है, यहां पे कोई भी एनऑक्सीजनिक नहीं होता है। अब इसमें बात करते हैं हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं इनके फोटो सिस्टम में आपने देखा कि दो ही क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी। इनमें भी क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। अब आते हैं एल्गी में।
एल्गी कई टाइप के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अगर ग्रीन एल्गी है तो इसमें जो क्लोरोफिल होगा वो क्लोरोफिल ए और बी होगा। अगर मैं ब्राउन एल्गी की बात करूं तो क्लोरोफिल ए और सी होगा। अगर मैं रेड एल्गी की बात करूं तो क्लोरोफिल ए और डी होगा। ठीक है, इस तरीके से ये कौन सा क्लोरोफिल कहां पाया जाएगा उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब सुनना बेटा, यहां पे प्रोक्लोरोफाइटा को देखो, ये प्रोकैरियोट्स है, और हायर प्लांट्स को देखो, ये यूकैरियोट है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रोक्लोरोफाइटा जो है वो फोटोसिंथेटिक लिंक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हायर प्लांट्स यानी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में। ठीक है, इसमें भी पहली बार क्लोरोफिल ए और बी पाया गया, और हायर प्लांट्स में भी क्या पाया गया, ए और बी। तो कनेक्टिंग लिंक है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस के बीच में, वो कौन है, प्रोक्लोरोफाइटा। एक और चीज देखते हैं बेटा, अगर मैं एन ऑक्सीजनिक को छोड़ दूं तो जितने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है क्लोरोफिल ए। वो क्या है, क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो अब मैं यहां से एक पॉइंट कह सकता हूं कि क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। और याद करो रिएक्शन सेंटर में कौन था, क्लोरोफिल ए। तो अगर क्लोरोफिल ए ना हो, ठीक है, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन सेंटर में जो मेन मॉलिक्यूल कौन है, क्लोरोफिल ए। और वही लाइट एनर्जी को रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलवाता है और केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, और मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट भी है, यूनिवर्सल पिगमेंट भी है। देखो सब में पाया जा रहा है। जितने भी हम कहें कि जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है एक्सेप्ट ये वाले, इनको अगर हम छोड़ दें, इनको एक्सेप्शन मान लें, तो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे उन सब में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। तो अब हमको क्लोरोफिल ए की बात करनी है, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्लोरोफिल ए की, लिख लो क्लोरोफिल ए।
यहां तक समझ में आ रहा है क्या कहानी चल रही है? ठीक है, हम पिगमेंट की बात चालू किए थे, उसमें से हमने क्लोरोफिल की बात चालू की, अब हम क्लोरोफिल में से भी किसकी बात चालू कर रहे हैं? एक ही, स्पेसिफिकली केवल क्लोरोफिल एक ही बात करने जा रहे हैं। ध्यान सुनना बेटा एक बार, रटना नहीं है, यहां से जो हमने रिजल्ट निकाला, कंक्लूजन निकाला, उसी की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए हमने देखा कि सभी ऑर्गेनिज्म में, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, सब में पाया जा रहा है। इसका मतलब ये मेन पिगमेंट है, प्राइमरी पिगमेंट है। इसका मतलब क्लोरोफिल ए के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्लोरोफिल ए नेसेसरी है कि एसेसरी है? पिगमेंट है, बिना क्लोरोफिल ए का फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि याद करो रिएक्शन सेंटर में भी वही था, और वही रिएक्शन सेंटर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, दूसरा यूनिवर्सल है, जितने भी फोटोसिंथेटिक, जितने भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, सब में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। यूनिवर्सल, मोस्ट एबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है नेचर में। ठीक है, अगली बात, स्ट्रक्चर जो होता है वो टैडपोल लार्वा लाइक होता है। तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर टैडपोल के लार्वा के जैसा होता है। अब टैडपोल के लार्वा की बात करें तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो जैसे टैडपोल लार्वा में एक हेड और टेल होता है, वैसे ही क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर में भी हेड होता है और एक टेल होता है। अब हेड की बात करें तो यहां पे जो हेड होता है बेटा, वो बना होता है क्लोज टेट्रापाइरोल का, यानी 4 पाइरोल होते हैं, और ये चारों पाइरोल क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करते हैं मिलके। पाइरोल वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होता है पाइरोल। ठीक है, तो इसमें 4 पाइरोल हैं, तो 4 क्या हो गए? नाइट्रोजन। ठीक है, और सेंटर में मैग्नीशियम आयन होता है, बाइवेलेंट आयन होता है, जो कि ठीक है, 2 नाइट्रोजन यानी 2 पाइरोल से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, और 2 पाइरोल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, और इसी क्लोज टेट्रापाइरोल रिंग को कहा जाता है पोरफायरिन रिंग। क्या कहता है? पोरफायरिन रिंग। तो ये पोरफायरिन रिंग होता है, या इसी को क्लोज टेट्रापाइरोल कहा जाता है। ठीक है, इसमें सेंटर में कौन होगा? मैग्नीशियम। अब सुनना बेटा, पोरफायरिन रिंग के सेंटर में कौन सा मेटल है, इसके बेसिस पे पोरफायरिन रिंग का कलर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे यहां पे अगर मैग्नीशियम है तो ये कलर कैसा हो रहा है? लगभग ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन कभी, या ग्रास ग्रीन। तो ग्रीन कलर यहां पे इंपार्ट करने का काम किसका है? ठीक है, मैग्नीशियम का। ठीक है, और यही वो मैग्नीशियम है जो लाइट रिएक्शन के टाइम पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। याद करो, मैंने पिछले क्लास में कहा था कि रिएक्शन सेंटर का मॉलिक्यूल जब लाइट एनर्जी को रिसीव करता है तो एक्साइट हो जाता है, और फिर वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो इसके हेड के इसी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन था, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट चलता है। ठीक है, और फिर इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया जाता है, ठीक है, वाटर को तोड़ के या किसी दूसरे, ठीक है, फोटो सिस्टम से लाके। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि इसमें एक हेड होता है जो क्लोज टेट्रापाइरोल का बना होता है, जिसको पोरफायरिन रिंग भी कहते हैं। इसके सेंटर में मैग्नीशियम आयन होता है, 4 पाइरोल होंगे तो 4 नाइट्रोजन होंगे, मैग्नीशियम 2 कोवेलेंट बॉन्ड और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होगा। दूसरा पॉइंट, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा। ठीक है, जो हेड होता है इसका डायमीटर 15 इंटू 15 एंगस्ट्रॉम का होगा, यानी इधर से भी ये 15 एंगस्ट्रॉम होगा, इधर से भी ये 15 एंगस्ट्रॉम होगा, तो इसका डायमीटर 15 इंटू 15 एंगस्ट्रॉम का है। अब सुनना, अगर ये क्लोरोफिल ए है तो जो 4 पाइरोल होंगे उनमें से फर्स्ट पाइरोल के सेकेंड पोजीशन पे, फर्स्ट पाइरोल के सेकेंड पोजीशन पे विनाइल ग्रुप पाया जाएगा, CH CH3, और सेकेंड पाइरोल के थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप पाया जाएगा। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है यहीं से पता चलेगा। क्लोरोफिल ए के फर्स्ट पाइरोल के सेकेंड पोजीशन पे विनाइल ग्रुप, और सेकेंड के थर्ड पे मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। तो फर्स्ट के सेकेंड पे विनाइल और सेकेंड के थर्ड पे मिथाइल ग्रुप होगा। अगर ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल ए। अभी इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के भी इसको दिखाएंगे। बात समझ गए? इसके बाद आते हैं टेल। जो टेल होता है वो फाइटोल चेन होता है। फाइटोल, ऑल, ऑल मींस अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C20H39OH। ठीक है, और ये जो टेल होता है ये इस हेड के साथ
एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। एक्चुअली में हेड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और टेल में OH ग्रुप होता है। तो एसिड और एल्कोहल जब रिएक्ट करेंगे बॉन्ड कौन सा बनेगा? एस्टर। तो याद रखना हेड और टेल आपस में एस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो एस्टर बॉन्ड से जुड़ा। अब ये कैसे जुड़ा, अभी रिएक्शन देखेंगे हम। ठीक है, ऐसे जुड़ता है। ये हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, इसकी लेंथ 20 एंगस्ट्रॉम की होती है और ये एम्बेडेड होता है लिपिड की बाइलेयर में, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। याद करो, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन याद है, उसकी लिपिड बाइलेयर थी, उसमें ये एम्बेडेड होता है। तो लिपिड में वही एम्बेडेड होगा जो हाइड्रोफोबिक होगा, क्योंकि लिपिड की बाइलेयर खुद क्या है? हाइड्रोफोबिक। तो लिपिड की जो बाइलेयर होती है उसमें कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। उन प्रोटीन के साथ इसका टेल जुड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि ये क्लोरोफिल जो है उस मेम्ब्रेन में उस प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है, तो कहीं भाग नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि वो कहीं मूव करता रहेगा, वो फिक्स्ड पोजिशन होता है। इसीलिए फोटो सिस्टम जो होता है वो ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, और वो ग्रुप ऑफ पिगमेंट में जितने भी पिगमेंट है सबका पोजिशन फिक्स है, सबको वहां पे बांध के रखा गया है, कोई इधर उधर मूव नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी क्लोरोफिल होंगे सबका टेल जो होगा वो एक प्रोटीन से जुड़ा रहता है, और इसलिए वो फोटो सिस्टम वहां पे उस अपने शेप को मेंटेन करके रख पाता है। बात समझ गए? तो अगर हम क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब इसी को एक बार हम टेट्रापाइरोल रिंग बना के मॉलिक्यूलर लेवल पे भी देखेंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जैसे आप देखोगे आपको एक ही स्ट्रक्चर से ABCD चारों का स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बात समझ गए? इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बेटा तू बेटा है। हाँ, अभी ये नहीं मिटा रहा, इधर बस मिटा रहा एक बार ध्यान देना बेटा यहाँ पे। ठीक है, एक बार उसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ केमिकल फॉर्म फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, हालांकि ये स्ट्रक्चर हमको जरूरी नहीं, हमारा काम बस उससे चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर आप जब देखोगे तो इससे उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और इसी स्ट्रक्चर से सारे क्लोरोफिल तैयार हो जाएंगे कि क्लोरोफिल कैसा होता है। और मैं फिर से सुनना, मैं पूरा स्ट्रक्चर भी नहीं बनाऊंगा क्लोरोफिल का, मैं बस उतना स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है, जिससे हमारा एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जिससे हमको क्लोरोफिल के बारे में एक एलिमेंट्री नॉलेज हो जाए। ये पूरा स्ट्रक्चर मैं फिर से नहीं बना रहा हूं, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि क्लोरोफिल कैसा होता है। तो हमने कहा कि क्लोरोफिल ए में, ठीक है, दो चीजें होती हैं, हेड और टेल। हेड किसका बना होता है? टेट्रापाइरोल का, क्लोज टेट्रापाइरोल होता है जिसको पोरफायरिन रिंग भी कहते हैं। और टेल किसका होता है? फाइटोल का। तो पहले क्लोज टेट्रापाइरोल की बात करते हैं। पाइरोल, ये देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होता है, ये एक पाइरोल हो गया, ये दूसरा पाइरोल, तीसरा पाइरोल, चौथा, ये चार पाइरोल हो गए। अब ये चारों पाइरोल मिलके क्लोज रिंग बनाएंगे। अब ये क्लोज रिंग कैसे बनेगा? तो अगर हम इनको कनेक्ट कर दें तो ये क्लोज टेट्रापाइरोल बनेगा ऐसे। अभी देखो, अभी ये ओपन टेट्रापाइरोल है, अब ये क्लोज नहीं है। फाइकोबिलिन अभी आपने देखा, ठीक है, फियो जो जो ब्लू ग्रीन एल्गिन पाया जाता है, वाटर सॉल्युबल। फाइकोबिलिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है।
वो ओपन टेट्रापाइरुल होता है और इसीलिए वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो जब तक ये ओपन होगा रिंग, ये वाटर सॉल्युबल होगा, ठीक है। और ये फाइकोबिलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अब हमको क्लोज बनाना है तो हमने क्या किया, क्लोज टेट्रापाइरुल कर दिया, ये क्लोज टेट्रापाइरुल हो गया, ठीक है। अब सुनना, इसमें यहां पे CH2 CH2 COOH होगा, एसिड। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ठीक है। अब सुनना बेटा, ये हो गया इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट, ठीक है। इसके सेंटर में होगा मैग्नीशियम, यहां पे हो जाएगा मैग्नीशियम Mg++, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम दो कोवेलेंट बॉन्ड से और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा और यही हो गया क्लोज टेट्रापाइरोल हेड, ठीक है। अब यहां पे इसके साथ टेल जुड़ेगा और टेल जो है उसका फॉर्मूला क्या है, C20S39OH, यानी 20 कार्बन की टेल होगी। तो टेल पूरा एस से 20 कार्बन की टेल बनेगी, लेकिन मैं इसको सीधे फॉर्मूले के फॉर्म लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा C20S39OH, ठीक है। अब देखना बेटा, अल्कोहल और एसिड, ठीक है, बॉन्ड कौन सा बनेगा, एस्टर बॉन्ड। तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है, और बॉन्ड बन जाएगा एस्टर बॉन्ड, ये एस्टर बॉन्ड बन गया। ये है फाइटोल टेल, ये क्या हो गया, फाइटोल टेल हो गया, ठीक है। तो एस्टर बॉन्ड से जुड़ा और ये बना पूरा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। अब इस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में अगर ये क्लोरोफिल ए है, ध्यान सुनना, अगर ये क्लोरोफिल ए है तो यहां पे पाया जाएगा CH2 विनाइल ग्रुप, फर्स्ट के सेकंड पे, और सेकंड के थर्ड पे पाया जाएगा मिथाइल ग्रुप, यही क्लोरोफिल ए हो गया, ठीक है। इस क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और इस क्लोरोफिल ए में ये हो गया क्लोज टेट्रापाइरोल रिंग, क्लोज्ड टेट्रापाइरोल रिंग, या फिर इसी को क्या कहते हैं, पोर फायरिन रिंग, ठीक है। और ये है साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट, साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के टाइम पे जब लाइट इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पे पड़ेगा, जब ये एक्साइट होगा तो ये अपने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए डोनेट कर देगा और फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के रीअरेंजमेंट का प्रोसेस चलेगा और फिर इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर को तोड़ा जाएगा और वाटर का इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस तरीके से कमी पूरी होगी, ठीक है। अगर ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, ठीक है, और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, तो बात समझ गए। अब सुनना बेटा, इसी को क्लोरोफिल बी बनाते हैं। क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर याद रखना है तो बस इसी से काम चल जाएगा। क्लोरोफिल ए में बाकी सब कुछ यही रहेगा। अगर हम क्या करें, यहां पे CH3 को मैं रिप्लेस कर दूं CHO से, ठीक है। अगर मैं यहां पे CHO लगा दूं तो यही हो जाएगा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, ठीक है। इसी को मैं क्लोरोफिल डी बना सकता हूं, ठीक है। क्लोरोफिल ए में, बी में नहीं, ए में, यानी यहां पे CH3 रहेगा। अगर क्लोरोफिल ए में मैं इस वाले विनाइल ग्रुप को हटा दूं और इसके जगह पे मैं CHO लगा दूं तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल डी, ये हो जाएगा क्लोरोफिल डी। मैं क्लोरोफिल ए को ही सी बना सकता हूं, कुछ नहीं करना है, बस मैं फाइटोल टेल तोड़ दूं, ठीक है, तो बन जाएगा सी। यानी क्लोरोफिल सी में केवल पोरफायरिन रिंग होता है। तो क्लोरोफिल सी जो होता है वो केमिकली पोरफायरिन रिंग होता है, पोरफायरिन रिंग, ठीक है। इस तरीके से देखा आपने, हमने बस एक स्ट्रक्चर बनाया और हमको एक ही स्ट्रक्चर से सारे क्लोरोफिल तैयार हो गए, ठीक है। अगर हम नॉर्मली बात करें, ये स्ट्रक्चर रहेगा तो क्लोरोफिल ए है, ठीक है। अगर मैं सेकेंड के थर्ड पे मिथाइल को हटा के CHO लगा दूं तो बी हो जाएगा, फर्स्ट के सेकेंड पे विनाइल हटा के CHO लगा दूं तो डी हो जाएगा, इसका फाइटोल टेल तोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन हमको हायर प्लांट में केवल क्या यूज करना है, ए और बी, तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा, ए और
बी पे, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लोरोफिल सी की बात भी यहां पे लिख दूंगा कि सी में फाइटोल्टेल नहीं होती है। अब सुना बेटा, आपने जब नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा, ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना मुझे। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है, जेड स्कीम जो आपने पढ़ा था, जेड स्कीम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? नहीं, नहीं। बताओ बताओ। थियोफाइटिन। थियोफाइटिन इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फोटो सिस्टम सेकेंड का जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, तो फोटो सिस्टम सेकेंड अपने इलेक्ट्रॉन को थियोफाइटिन को देता है, और फिर वो ग्राउंड स्टेट में आता है, फिर वाटर को तोड़ के उसका इलेक्ट्रॉन लेके अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है थियोफाइटिन। तो थियोफाइटिन क्या है, अब समझते हैं। थियोफाइटिन कुछ नहीं है, थियोफाइटिन भी क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ए का डिग्रेडेशन होता है। एसिडिक इन्वायरमेंट में क्लोरोफिल ए ही डिग्रेड होता है, और जब वो डिग्रेड होता है तो इसका मैग्नीशियम हट जाता है, और मैग्नीशियम की जगह पे 2H+ आ जाता है। और जब यहां पे 2H+ आता है तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और इसलिए ये क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन ले पाता है। यानी फियोफाइटिन जो है वो मेटल फ्री क्लोरोफिल है, जिसमें मेटल नहीं है। और जब मेटल नहीं होगा तो कलरलेस होगा, क्योंकि मेटल से ही क्या आता है, कलर आता है। तो जब मैं वहां पे फियोफाइटिन लिखूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि फियोफाइटिन क्या है। तो क्लोरोफिल ए का ही जब एसिडिक इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन होता है तो उस टाइम पे मैग्नीशियम हटता है और इसकी जगह पे 2H+ आता है, ठीक है। और जब 2H+ आता है तो बनता है फियोफाइटिन। और इसलिए फियोफाइटिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वहां पे काम करता है, ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हाई हो जाती है, इसलिए उसको रिड्यूस करना इजी होता है, तो इजियर टू रिड्यूस होता है, आसानी से मुझको रिड्यूस कर सकते हैं। बात समझ गए? क्या हंस रहे हो बेटा तुम लोग? बता दो मुझे। चलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ इधर, द्विवेदी जी खड़े हो जाइए। हाँ, बताइए, फियोफाइटिन के बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? बगल में। हाँ, तुम खड़ी हो जाओ। फियोफाइटिन के बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? प्लास्टोक्यूनोन और प्लास्टोक्यूनॉल में डिफरेंस क्या है? प्लास्टोक्यूनोन में इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? क्यूनॉल जब बनता है तो। रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? आता ना प्लांट फिजियो तो। बताओ, पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा। बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस है इसमें। प्लांट फिजियो तो पढ़ रखा है, ऐसे हंस रहे हैं जैसे कि जब आता है, आता तो कुछ नहीं है। बेटा जैसे पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ लो, कोई पढ़ाता नहीं है ऐसे। जितना नॉलेज दूंगा ना, पढ़ लेना, फिर नोट्स भी जाके जो पढ़ा होगा पहले का, जमीन आसमान का फर्क मिल जाएगा। और ऐसा ऐसे नहीं पढ़ोगे तो नीट क्वालिफाई भी नहीं होगा। इसलिए नर्चर में पढ़ाने के बाद फिर एंथ्यूज में पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं पहले ही कहता हूं, नहीं पढ़ना है बाहर जाओ। मेरे क्लास में आके बात नहीं करना है, हंसना नहीं है, क्योंकि हंस रहे हो यानी सुन नहीं रहे हो मुझे। और क्लास में बैठे हो यानी सुनो, मजबूरी है आपकी, सुनना पड़ेगा। तो ऐसे तो चलेगा नहीं। मैं आप तीनों के घर पे कॉल करने वाला हूं आज, आपका फॉर्म नंबर है मेरे पास। कितने लोगों ने इसमें बोर्ड एग्जाम नहीं दिया था? और कौन कौन लोग हैं जो बोर्ड एग्जाम नहीं दिए थे? बोर्ड पैटर्न। सब लोग लिख के मुझे रीजन देंगे क्यों नहीं दिए थे, जमा करेंगे कि क्यों नहीं दिए थे। मैं सबको घर पे कॉल करने वाला हूं इस बार। मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं इस मामले में को लेकर। टीचर यहाँ पूरी जान लगा रहा है, आपको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, मजाक करने बैठे हो सब। घर वालों को पता चलना चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हो। उनका अधिकार है पता चलना, और पता चलेगा इस बार। मैं बताऊंगा कि किसकी परफॉर्मेंस क्या है, कौन कितना सीरियस है अपने पढ़ाई को लेकर। नोट्स तो सबने लिख रखा है,
आता कितना है उसमें से? और जब बताने की कोशिश की जा रही तो भी नहीं सुन रहे हो। मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं कहता कि नहीं बेटा कुछ लिखना नहीं, बैठो आराम सुनो, मैं बोलता जाता बोलता जाता बोलता जाता, मुझे भी लिखना नहीं पड़ता, सब खत्म हो जाता। मैं पेन क्यों ले रहा हूँ? सिखाने के लिए ना। ऐसे में डायग्राम बना रहा हूँ, 4 डायग्राम मैंने बनाया तो मेरा भी तो हाथ दुखा। मैं बोल रहा हूँ लिखते लिखते, ठीक है, उंगलियां डिफॉर्म हो गई हैं, ठीक है, उंगलियों का स्ट्रक्चर ही मेरे चेंज हो गया है। इतना लिखता हूं मैं। क्यों लिखता हूं? तुम्हारे लिए। तो मुझे क्या लगा है, मैं नहीं लिखता मैं भी। मॉड्यूल में सब कुछ दिया हुआ है, नए मॉड्यूल में मैं सब बोल देता आराम से। आप भी बैठ कैसे सुनते, मैं भी बैठ कैसे बोलता, मस्त हंसी मजाक करते 2-4 लोगों को, ठीक है, 2-4 जोक सुनाता, मैं चला जाता। बट ऐसा मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। फिर मुझे रात को नींद नहीं आएगी कि मैंने कोई काम ही नहीं किया है, मैंने बेईमानी की है, वो मैं करता नहीं हूँ। तो अगर क्लास में बैठ रहे हो बेटा, तो प्लीज थोड़ा सीरियसली मुझे लो, क्योंकि मैं सीरियस आदमी हूँ अपने जॉब को लेके। आपकी तो बात नहीं है, आप अपने जॉब को लेकर सीरियस हो या नहीं हो वो आपका मैटर है, मैं अपने जॉब को लेकर सीरियस हूं। ठीक है, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊं उसके बाद किसी और से पढ़ो तो ये ना रहे कि कुछ बच गया था। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद कोई ऐसा ना है कि वो पढ़ा के कुछ और एक्स्ट्रा आपको सिखा जाए। ठीक है, ये मेरा मानना है। बैठ जाओ, पहले क्लास से ही तुम दोनों को देख रहा हूं, जब से मैंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया है। ऐसे बैठे हो जैसे तुमको सब आता है, और मुझे पता है कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं। अब केवल केवल वही नहीं है, कई लोग हैं इसमें क्लास में। धीरे धीरे सबको आइडेंटिफाई करके कहो तो बता भी दूंगा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो प्लीज थोड़ा सा बी सीरियस, सीरियस हो जाओ अपने अपने करियर को लेके। तुम्हारा करियर, उसमें मेरा क्या लेना देना है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मेरा कैरियर है जो मैं कर रहा हूं, तो उसमें आपके वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप हंसते हो तो मैं डिस्टर्ब होता हूं। ठीक है, तो मेरे कैरियर पे आपकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, मेरा कैरियर ब्राइट होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं अपने लिए। आप अपने लिए करो या ना करो वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं लेता। हाँ, जो मेहनती बच्चा होगा उसकी जिम्मेदारी भी ले सकता हूँ, जो मेहनत करेगा उसकी जिम्मेदारी हम लेते भी, हम लोग सब लोग। ठीक है, तो प्लीज मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंथ्यूज में, जब 11th स्टार्ट होता है, यही आपको लगता है आपको आता है। ठीक है, तो आप सुनना नहीं, ब्लॉक आप एक मेन, आप एक दीवार बना के बैठते हो। ठीक है, अब जब दीवार बना के बैठोगे तो मैं जो बोलूंगा वो जाएगा ही नहीं आपकी दीवार। आप पहले तो क्लास में ये बैठ सोच के बैठो, इसलिए नहीं पढ़ाता हूं मैं अक्सर, एंथ्यूज में नहीं पढ़ाता हूं 11th के टॉपिक में। ठीक है, वो आप तो आप लोगों ने कई कई बार लोगों ने कहा पढ़ा दो, मैंने सर से कहा ठीक है सर, प्लान फिजिक्स पढ़ा देता हूँ। अक्सर नहीं पढ़ाता हूँ मैं एंथ्यूज में, क्योंकि ना क्या होता है कि बच्चे समझते हैं कि ये तो पढ़ाई है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आप सोच के किसी भी टीचर के क्लास में ये सोच के मैं चला जाऊंगा, अब मैं लास्ट ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा मैं कोई टॉपिक बॉटनी का आपको। ठीक है, ये मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, ये भी बोल देता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये सोच के बैठो, जो भी टीचर आए उसके बाद पढ़ाने, कि मुझे कुछ नहीं आता है, तब जाके आप सीख पाओगे। डिफ्यूजन का एक रूल होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होता है, और कंसंट्रेशन डिफरेंस जितना ज्यादा होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना फास्ट होता है। तो जितना ज्यादा आप कंसंट्रेशन लेके बैठोगे उधर, ठीक है, मैं इधर से कुछ भेजूंगा जाएगा ही नहीं, तो उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी या फिर जा ही नहीं पाएगा। तो कई बार कहता है स्यूडो कंसंट्रेशन होता है, आपको लग रहा है कि आपको आता है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं आ रहा है ना। तो सीखना ना बेटा, या आता भी है तो अगर आप सुनोगे तो वो रिवाइज हो गया, यही रिवाइज हो गया। तो घर जाके 11th को फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 12th पे मेहनत करो, जो भी बैकलॉग रह गया, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसकी बात करो। ठीक है, तो प्लीज मैं फिर से आपको एक बड़े भाई के जैसे बोल रहा हूँ, टीचर के जैसे नहीं, एक बड़े भाई के जैसे, घर के गार्जियन के जैसे बोल रहा हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि आपका कैरियर है बेटा, प्लीज। ठीक है, ये दूसरा मौका मिला है आपको 11th में जो गलतियां की हैं उनको सुधारने का। प्लीज बी सीरियस। ठीक है, सुनने की कोशिश करो, सुनोगे 10 चीज में से 2 चीज जरूर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस बात को मेरे ध्यान से थोड़ा सा सीरियसली सुनो। ठीक है, चलो बेटा बात करते हैं फिर से। तो हमने कहा कि ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर था, अगर इसमें हम यहां पे CHO लगा देंगे तो यही क्या हो जाएगा, बी का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका फाइटोल टेल तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ए में ही अगर यहां पे रिप्लेस कर देंगे CHO तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी क्लोरोफिल ए का जब डिग्रेडेशन होगा,
एसिडिक इन्वायरमेंट में, तो ये मैग्नीशियम हट जाएगा और इसके जगह पे 2H+ आ जाएगा, जिसके वजह से उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, उसको फियोफाइटिन कहा जाएगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है जेड स्कीम में, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, वो फियोफाइटिन होता है, ठीक है, और उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हाई होती है, इसीलिए वो क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन ले पाता है। अब ये पॉइंट अगर आप यहां नहीं समझोगे तो जब मैं लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगा और वहां पे जब मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वहां पे समझ में नहीं आएगा। और अगर ये समझ के चलोगे तो मैं सही कह रहा हूं, आप एक बार देखना जिस दिन मैं लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगा उस दिन आपको कितना मजा आएगा, जब ये सारे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। बात समझ गए? तो एक बार लिख लो, फिर मैं ये पॉइंट लिख देता हूं। देखो, अब ए के बारे में लिख दिया, बी के बारे में मैं नहीं लिख रहा हूं कि क्लोरोफिल बी कैसा है, वो डायग्राम से देख के समझ में आ जाएगा। डी के बारे में समझ में आ जाएगा। सी के बारे में बस लिख देता हूं कि फाइटोल्टेल नहीं होगा, और फियोफाइटिन लिख देता हूं, हमारा क्लोरोफिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बायोसिंथेसिस कर लेंगे, फिर कैरोटीनॉइड की बात करेंगे। ठीक है, एक बार ये लाइन बस समझ देख लेना बेटा। सी के लिए हमने लिख दिया केमिकली पोरफेरिन होगा, यानी केवल पोरफेरिन रिंग होगा इसमें। ठीक है, इट डज नॉट हैव फाइटोल्टेल, फाइटोल्टेल इसमें नहीं होगा। हालांकि सी हमको पढ़ना नहीं है, यहाँ पे सी का हमारे एनसीईआरटी में कोई डिस्कशन है नहीं, बट फिर भी आपको सी पढ़ना है, सिलेबस में है। कहाँ? ठीक है, नीट के सिलेबस में है। कहाँ पे? जब आप डाइवर्सिटी पढ़ोगे तो वहां क्लोरोफिल सी आएगा, तो क्लोरोफिल सी का एक आइडिया यहां से आपको रहेगा। ठीक है, कि उसमें, ठीक है, ये पोरफायरिन रिंग होता है, फाइटोल्टेल नहीं होता है। अब आते हैं फियोफाइटिन। फियोफाइटिन हमने कहा मेटल फ्री क्लोरोफिल होता है, यानी ये क्लोरोफिल ही होता है, उसमें से मेटल हट जाता है, मैग्नीशियम हट जाता है, और जब मेटल हटता है तो कैसा होता है? कलरलेस। तो ये कलरलेस होता है। ठीक है, इन एसिडिक इन्वायरमेंट, जब क्लोरोफिल ए एसिडिक इन्वायरमेंट में जाता है डिग्रेडेशन के टाइम पे, तो मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, 2H+ से। ठीक है, तो इस मैग्नीशियम को हटा के इसकी जगह पे 2H+ लगा दोगे तो यही क्लोरोफिल ए क्या हो जाएगा? फियोफाइटिन। लेकिन अब इसमें कोई कलर नहीं होगा। जब क्लोरोफिल ए की जिंदगी खत्म हो जाती है, वो अपना सफर पूरा कर लेता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन में, तब वो डिग्रेड होने जाता है, और डिग्रेडेशन के टाइम पे ही वो फियोफाइटिन में कन्वर्ट होता है। बात समझ गए? हमने कहा इजियर टू रिड्यूस, फियोफाइटिन को रिड्यूस करना आसान है, क्योंकि H+ को इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। अब मैं उस दिन आपसे फियोफाइटिन पूछूंगा, ठीक है, जब मैं फियोफाइटिन लिखवाऊंगा वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो मैं पूछूंगा कि फियोफाइटिन क्या है, तो आपको बताना होगा। बात समझ गए? तो हमने
क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लिए। अब क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस की बात करनी है कि क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस कैसे होती है। ये हो गया बेटा पूरा, ठीक है।
ध्यान दो बेटा, बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। लीफ में क्लोरोफिल कैसे बनता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि डिपेंड्स ऑन लाइट एंड ऑक्सीजन। क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। अगर लाइट नहीं मिलेगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। अच्छा चलो याद करना, आप एक प्लांट को क्या करो, ठीक है, डार्क रूम में रख दो। जब डार्क रूम में रखोगे तो देखोगे उसकी पत्तियां, ठीक है, पीली पड़ जाएंगी, एलोइंग ऑफ लीफ हो जाएगा। इटियोलेशन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, इटियोलेशन, वो इटियोलेट हो जाएगा। होता क्या है इटियोलेशन में, कि प्लांट को जब हम एक डार्क रूम में रखते हैं और डार्क रूम में रख के आप क्या करो, एक किसी कॉर्नर से, ठीक है, लाइट का एक सोर्स हल्का सा छोड़ो उसमें, ठीक है, जहां से एक लाइट हल्की सी आ रही हो, तो आप देखोगे वो प्लांट उस लाइट की तरफ बेंड होने लगता है। तो होता क्या है कि वो अपनी सारी एनर्जी को इलोंगेशन में लगा देता है ताकि वो जल्दी से लाइट की तरफ पहुंच पाए। तो जब सारी एनर्जी इलोंगेशन में लगाता है तो प्लांट थिन हो जाता है, ठीक है, और क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा है तो पत्तियां कैसे हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, एलोइंग ऑफ लीफ हो जाता है। इसी को इटियोलेशन कहते हैं। अब वो क्यों लाइट की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर लाइट नहीं मिलेगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और क्लोरोफिल नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए वो लाइट की तरफ भागना चालू करता है। अगर रास्ते में उसको लाइट मिल गया बेटा तो क्लोरोफिल बनना चालू हो जाएगा और प्लांट फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, और इसको डी इटियोलेशन कहेंगे। और अगर रास्ते में उसको लाइट नहीं मिला तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो क्लोरोफिल बनने के लिए लाइट चाहिए चाहिए, इसीलिए पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि क्लोरोफिल बन ही नहीं पाता है, ठीक है, जब लाइट नहीं होता है। ठीक है, अब कैसे बनेगा, ठीक है, तो इसके लिए एक और चीज चाहिए, आयरन। आयरन चाहिए एज ए कैटलिस्ट। क्लोरोफिल के बायोसिंथेसिस में आयरन कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हमारे पास में एक सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड ग्लाइसिन, याद होगा, ठीक है, और एक कंपाउंड है सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब ये पढ़ना है हमको कहां, ठीक है, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल पढ़ा, क्रेब साइकिल में सक्सिनाइल कोएंजाइम में था। अब क्रेब साइकिल को एम्फीबोलिक पाथवे कहते हो। क्यों कहते हो, क्योंकि उसके इंटरमीडिएट बीच में से निकल के सिंथेसिस में यूज होता है। तो सक्सिनाइल को एंजाइम ए जो होता है वो पोरफायरिन रिंग बनाने में यूज होता है। जहां भी पोरफायरिन रिंग होता है, जैसे हमारे हीमोग्लोबिन में, ठीक है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें भी पोरफायरिन रिंग होता है। जहां भी पोरफायरिन रिंग होता है उसके सिंथेसिस में सक्सिनाइल को एंजाइम यूज होता है। तो यहां भी पोरफायरिन रिंग है तो सक्सिनाइल को एंजाइम यूज होगा। तो सबसे पहले ग्लाइसिन और सक्सिन एंजाइम आपस में जुड़ेंगे और बनेगा प्रोक्लोरोफिल। क्या बनेगा, प्रोक्लोरोफिल। फिर इसके ऊपर लाइट एक्ट करेगा और दो हाइड्रोजन लगेंगे और क्या बन जाएगा, क्लोरोफिल। ऐसे क्लोरोफिल बनता है। अब बताओ, क्लोरोफिल जब बना तो क्लोरोफिल में कौन कौन से, ठीक है, मिनरल आयंस या मेटल्स पाए जाएंगे, ठीक है। एक तो क्लोरोफिल में होगा मैग्नीशियम और दूसरा होगा नाइट्रोजन। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन ये दो मिनरल यहां पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए तीन मिनरल चाहिए। एक तो आयरन चाहिए एज ए कैटलिस्ट, मैग्नीशियम चाहिए और नाइट्रोजन चाहिए। तो सॉइल में अगर नाइट्रोजन मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या क्लोरोफिल बनेगा। सॉइल में अगर आयरन की डेफिशिएंसी, क्या क्लोरोफिल बनेगा। इसलिए कई बार जब सॉइल में प्लांट हमने लगाया और पत्तियों का कलर पीला पड़ने लगता है तो हमको यह सोचना चाहिए, हो सकता है मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या आयरन की डेफिशिएंसी है जिससे क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा है और पत्तियां पीली पड़ जा रही हैं। इस तरीके से क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस होती है, ठीक है। अब आते हैं अगले पिगमेंट पे, कैरोटीनॉइड। ध्यान सुनना बेटा, रटना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। फोटो सिस्टम में सबसे बाहर कौन था, क्यों था, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको हीट के फॉर्म में बाहर निकालना था और ये सबसे स्टेबल था, तभी तो बाहर लगाया गया था। अगर ये हाई लाइट से डैमेज हो जाता तो क्या इसको बाहर रखते, नहीं रखते। तो याद रखना कि ये मोस्ट स्टेबल पिगमेंट होता है, इसीलिए सबसे बाहर होता है। तो इसके पोजीशन से पॉइंट याद रहेगा। अगर पूछा जाए मोस्ट स्टेबल कौन है तो कैरोटीनॉइड, इसलिए सबसे बाहर है, क्योंकि लाइट जब आएगा तो ये डैमेज नहीं होगा, उस लाइट के एक्स्ट्रा एनर्जी को हीट के फॉर्म में बाहर निकाल देगा और अंदर के रिएक्शन सेंटर को बचाने का काम करेगा, मोस्ट स्टेबल है। दूसरा, केमिकली लिपिड होता है, लिपिड से बनता है, लिपिड डेरिवेटिव होता है टर्पीन्स। एक होता है लिपिड में भी टर्पीन, टर्पीन से बनता है। अगला सुनना बेटा, बायोसिंथेसिस नॉट डिपेंड ऑन लाइट। बायोसिंथेसिस जो लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो कैरोटीनॉइड का कलर कैसा होता है, येलो या फिर येलो ऑरेंज। जब मैं पत्तियों, जब मैं प्लांट को डार्क रूम में रख रहा हूं तो पत्तियां पीली हो रही हैं। पीला कलर किसका है, यानी कैरोटीनॉइड बन रहा है।
बात समझे बेटा? कैरोटिनॉइड बन रहा है इसलिए पत्तियां क्या हैं, पीली हैं, लेकिन क्लोरोफिल नहीं बन रहा है इसलिए पत्तियों का कलर ग्रीन नहीं आया। ठीक है, तो कैरोटिनॉइड वहां भी बनता है नहीं, इसकी सिंथेसिस लाइट पे डिपेंड नहीं करती है। अब कैरोटिनॉइड दो टाइप का, ठीक है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ठीक है, कैरोटीन येलो ऑरेंज कलर का और ज़ैंथोफिल येलो कलर का। अब कैरोटीन कई टाइप का, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है? बीटा कैरोटीन। पहली बार ये बीटा कैरोटीन कैरेट में पाया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? कैरोटीन। बात समझ गए? अगला सुनना, लाइकोपीन भी कैरोटीन होता है जो टोमेटो में रेड कलर प्रोवाइड करता है, ये भी कैरोटीन हो गया। अब ज़ैंथोफिल की बात करते हैं। ज़ैंथोफिल भी कई टाइप का, ल्यूटीन, आपने कभी ठीक है मूवी देखा होगा, यशराज, यशराज जो है उनकी मूवी मोहब्बतें, ठीक है, उसमें एक पत्ती ऐसे 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 होती है, ठीक है, थोड़ा सा येलोइश थोड़ा सा रेडिश कलर की ऐसे गिरती है गानों में, ठीक है। तो कोल्डर कंट्रीज में, ठीक है, वैसी पत्तियों में जो कलर आता है वो कलर किसकी वजह से आता है? ल्यूटीन की वजह से। ठीक है, डाइएटोजेंथिन, डाइएटम्स पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें पाया जाता है डाइएटोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, ब्राउन एल की पढ़ा होगा, उसमें पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन, जियाजेंथिन, जियामेज में पाया जाता है, और वायोलेक्सेंथिन। ठीक है, ये सभी ज़ैंथोफिल के एग्जाम्पल हैं। अब यहां से क्वेश्चन याद रखना जो आगे मैं पूछूंगा, ठीक है। एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, हमको हर हार्मोन की बायोसिंथेसिस पढ़नी है अगले क्लास उसमें चैप्टर में, ठीक है। तो याद रखना कि बायोसिंथेसिस ऑफ, ठीक है, एब्सिसिक एसिड होता है कैरोटिनॉइड से, और कैरोटिनॉइड में भी किससे? ज़ैंथोफिल से। तो ज़ैंथोफिल जो होता है वो बायोसिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड में यूज होता है। अब मैं नीट के लिए बता रहा हूं, देखो नीट के लिए इस चैप्टर में हमको बस इतना याद रखना है कि कैरोटिनॉइड दो टाइप का होता है, कैरोटीन और, ये एग्जाम्पल्स हमको नहीं याद होगा तो भी काम चलेगा, लेकिन आप देखो तो ये एग्जाम्पल भी आपने वहां डाइवर्सिटी में पढ़ा है, तो ये ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस बात है, ये भी वहां पे लिखा गया है। तो अगर हम पिगमेंट पढ़ रहे हैं तो एक साथ हम एक बार सारे पिगमेंट का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, लेकिन अब इसमें से जो हमको यूज करना है वो हम छांट लेंगे, हमको यूज इन दोनों की बात करनी है। ठीक है, तो हमने कैरोटिनॉइड की बात कर ली, अब कैरोटिनॉइड का फंक्शन डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, और फोटो सिस्टम क्या होता है, क्वांटासोम क्या होता है, उसकी बात करेंगे। थैंक यू।